हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके सीटेट एग्जाम या फिर जेटेट एग्जाम हो चाहे स्टेट एग्जाम हो, सारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है इसमें कि कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए, ठीक है, क्या है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए, तह हो गया यहाँ पे क्या, फोल्ड करते हुए, ठीक है, तो फोल्ड करते हुए अपने आप से बात करती है। तो लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में कौन सा जो स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे पहले दिया है कि जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा, ठीक है। पहला होगा या फिर दूसरा, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा, ठीक है। तीसरा, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी मां के अनुकरण के रूप में करेंगे। चौथा, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या इसका करेक्ट आंसर होगा आप लोगों को बताना है, तो आप लोग जल्दी से बताइए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए, अगर हम पहले ऑप्शन के बारे में देखें कि जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा, ठीक है, मतलब कि वो जो भी करता है खुद के लिए कर रहा है, ठीक है, जो जीन पियाजे ने कहा था, ठीक है। और लेव वाइगोत्स्की जो है, इन्होंने क्या इसका व्याख्या किस प्रकार से किया था कि बच्चे जो होते हैं वे अगर मान लीजिए कि वो बड़ कुछ भी करते हैं, तो वो अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह का यहाँ पर कुछ बात किया गया है कि बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को, ठीक है, नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा, ठीक है, यानी कि खुद के कार्य को क्या करता है, वो नियमित करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा फर्स्ट नंबर ही आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा। नहीं, जीन पियाजे का इस तरह से सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रिगार्डिंग कोई भी बात नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। तीसरा है जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी मां के अनुकरण के रूप में करेंगे, ऐसा कहीं भी डिस्कस नहीं है इसका जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो, ठीक है। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। तो दोनों का सेम थॉट इसके संबंध में नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो आप लोगों ने जिन्होंने फर्स्ट किया है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग टाइप का है, लेकिन इसका आपको आंसर करना है, ठीक है। क्या करेक्ट आंसर होगा आपको बताना है कि लिंग है, ठीक है, तो क्या शारीरिक संरचना है, सहज गुण है, सामाजिक संरचना है या फिर जैविक सत्ता है, ठीक है। तो क्या इसका करेक्ट राइट आंसर होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, तो लिंग जो है क्या है, तो देखिए यहाँ पे हमेशा कंफ्यूजन क्या होता है, ये शारीरिक संरचना बहुत कोई आंसर लगाते हैं, ठीक है, बहुत कोई सामाजिक संरचना, ये दोनों तो खैर ऐसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है आराम से, ठीक है। यहाँ पे देखें शारीरिक संरचना और जैविक सामाजिक संरचना, तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो थर्ड नंबर होगा, ठीक है। नहीं, सामाजिक संरचना, समाज में ही जो है लिंग को लेके जो है भी है स्त्री और पुरुष का भेदभाव ये किया जाता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो है वो थर्ड नंबर होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ इसका 3 नंबर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला है कि ले वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए, ठीक है, निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे, ठीक है। मतलब आप अपने बच्चे के आकलन के लिए, मतलब आपके बच्चे का जब इवेल्युएशन किया जाएगा या फिर असेसमेंट किया जाएगा, ठीक है, तो आप किस चीज को यहाँ पे मान्यता देंगे या वरीयता देंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, पहले पहले कहता है मानकीकृत परीक्षण, दूसरे में है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, तीसरा दिया है वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न, और चौथा दिया है सहयोग प्रोजेक्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको, आप अगर रेगुलर टेस्ट लगा रहे हैं, इसका आंसर आप लोग कीजिए, ठीक है। आप अगर रेगुलर टेस्ट लगा रहे हैं तो आपको ऑलरेडी पता चल गया हो कि यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम आपको कुछ कीवर्ड्स बताए थे और उसी कीवर्ड्स के आधार पे आपको आंसर करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर देखें मानकीकृत, तो मानकीकृत आपको बताए थे जहां भी मिलेगा इसको देख के आपको हटाना है, ठीक है, ये क्या होता है, निगेटिव
वर्ड्स या कीवर्ड्स होता है, ठीक है। यहाँ पे बताए थे प्रत्यास्मरण, रटना, ये सब जहाँ मिले उसे देख के हटाना है, ठीक है। तो ये भी हमारा हट गया। अब यहाँ पे आता है सही वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, और यहाँ आ जाता है सहयोगी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इस दोनों को आप देखें तो यहाँ पे क्या है, सहयोगात्मक भावना यहाँ पे है, यानी सहयोगी प्रोजेक्ट होगा। तो इस तरह का जहाँ भी असेसमेंट होगा उसको आप क्या करेंगे, ज़्यादा प्रिफर करेंगे, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, तो चौथा नंबर, ठीक है। वस्तुपरक क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव हो जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास का जो मूल कारण है, तो लेव वाइगोस्की के अनुसार क्या होगा। तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन गिवन है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास का बेसिक रीजन है वो क्या है। तो पहला दिया है सामाजिक अन्योन्यक्रिया, दूसरा है मानसिक प्रारूपों या फिर या का समायोजन, ठीक है। तीसरा दिया है उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, ठीक है। और चौथा दिया है संतुलन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग बताइए। आप लोग बताइए, फिर इसके बाद हम एक आपको ट्रिक बताएंगे, ताकि जैसे ही ये चीज आप देखें तो आप डायरेक्टली आंसर कर पाए। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसका राइट आंसर होता है हमारा फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो वाइगोस्की जहां भी आप देखें वहां पे आपका डायरेक्टली ऑप्शन में जहां भी आपका सामाजिक मिले उसको आंख कान मूंद के एकदम से आंसर कर देना है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। यहाँ पे अगर हम सेकंड का बात करें, यहाँ स्कीमा लिखा हुआ था, ये किसने दिया था, पियाजे ने दिया था, इसलिए वाइगोस्की से इसका कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद यहाँ बात करें उद्दीपक अनुक्रिया, ठीक है। तो यह क्या थे, व्यवहारवादी थे, जबकि वाइगोस्की क्या थे, तो संज्ञानवादी थे, ठीक है। तो उद्दीपक अनुक्रिया का बात इन्होंने नहीं किया था, यह किसने किया था, तो स्किनर ने, पावलॉक ने, ठीक है, थॉर्नडाइक ने, और भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था, ठीक है। तो ये क्या है, व्यवहारवादी इनकी बात करते हैं, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब बात करते हैं संतुलन का, ठीक है। तो संतुलन तो ये भी पियाजे ने इसके बारे में डिस्कस किया था, तो इसके बारे में भी वाइगोस्की ने नहीं बताया था, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो फर्स्ट नंबर। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए, ठीक है। देखिए कोलबर्ग पर आधारित प्रश्न जो है आपको पूछा जाता है, इसलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका आंसर बार बार यही दिया जाता है, ठीक है। तो अब क्या है वो आपको यहाँ पे अभी हम बताते हैं, ठीक है। आपको पता है तो आप इसका आंसर कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए अगर फर्स्ट का बात करें तो सामाजिक संकुचन अनुकूलन, ठीक है। दूसरा दिया है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, तीसरा दिया है कानून और व्यवस्था अनुकूलन, और चौथा दिया है दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है तो इसके अकॉर्डिंग कोलबर्ग का जो है कौन सा यहाँ पे कोलबर्ग ने किस चीज को यहाँ पे बताया था ये आपको बताना है, ठीक है। तो कौन सा सोपान है कोलबर्ग का, तो बताना है। तो आप लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सेकेंड नंबर, ठीक है। तो ये कोलबर्ग से रिलेटेड जब भी अभी तक इसके इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया है तो इसके इसी सोपान के बारे में बराबर चर्चा आता है, ठीक है। तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ठीक है, अनुकूलन, इसी सोपान के बारे में ज्यादातर जो है क्वेश्चन आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सेकेंड नंबर। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छा आंसर कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो यहाँ पे पियाजे के अकॉर्डिंग बताना है। तो पियाजे के अनुसार जो है अधिगम के लिए क्या आवश्यक है आपको बताना है। तो पहला है वयस्कों के व्यवहार का अनुकूलन अवलोकन, ठीक है। दूसरा ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, तीसरा है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, ठीक है। चौथा है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग राइट आंसर का बात करें
तो देखिए ये ऑप्शन तो बेकार ही है। ईश्वरीय न्याय, यहाँ से इस न्याय से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पुनर्बलन पुनर्बलन देकर आप किसी चीज को ज्यादा टाइम तक आप नहीं सिखा सकते हैं, ठीक है। यह व्यवहारवाद के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ठीक है। तो यहाँ पर पियाजे के अकॉर्डिंग जो है ये इस चीज का भी डिस्कशन नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 4 नंबर। आप डायरेक्टली इस चीज को समझ सकते हैं, बच्चा जो होता है क्या, तो एक्टिव लर्नर होता है। क्या होता है वह, तो एक्टिव लर्नर होता है। और इन्होंने बच्चे को बताया था नन्हा वैज्ञानिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सक्रिय खोजबीन वाला जो यहाँ पे ऑप्शन है ये हमारा तो राइट आंसर होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे राइट करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, तो 4 नंबर। अब देखिए अगले प्रश्न में क्या कहता है कि अपनी कक्षा की व्यक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, ठीक है, यानी शिक्षक जिस कक्ष में है तो वहाँ पे बहुत सारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। तो इनको इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए शिक्षक क्या करेगा, ठीक है। तो पहले दिया है बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करे। दूसरा दिया है बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, ठीक है। तीसरा दिया है विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। और चौथा दिया है शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग यहाँ पे की पॉइंट्स को पकड़कर आंसर डायरेक्टली कर सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से बताइए, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, तो जो शिक्षक उनके कक्ष में जो व्यक्तिक विभिन्नता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, तो उस प्रॉब्लम को वो शिक्षक फेस कैसे करेगा। तो यहाँ देखिए, अगर पहला देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंक है, तो इसको देख के हटा दीजिए, ठीक है। अगर इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है 2 नंबर, बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को क्या करे, तो इम्पोर्टेंस दे। यहाँ पे बात करें तो कठोर नियमों को लागू करे, देखिए यहाँ ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पे देखें तो लिखा है मानक तरीके, तो आपको बोले थे मानकीकृत या मानक, जहां मिले से देख के हटा देना है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होता है, तो 2 नंबर। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए जितने भी देख रहे हैं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आकलन जो है उद्देश्यपूर्ण होता है, ठीक है। आकलन कब उद्देश्यपूर्ण होता है, यदि, यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है आपको। तो आकलन उद्देश्यपूर्ण कब माना जाएगा, तो पहला दिया है इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। प्रतिपुष्टि को कहते हैं फीडबैक, ठीक है। इससे क्या हो, विद्यार्थी को और साथ ही साथ शिक्षकों को क्या हो, तो फीडबैक मिले। उसके बाद यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। तीसरा दिया है विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। और चौथा दिया है इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, ठीक है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। आकलन को उद्देश्यपूर्ण कब माना जाएगा, इस चीज को आपको बताना है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केवल। तो जो निगेटिव पॉइंट्स है उसको देख के पहले आप हटा लीजिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अंतर, तुलना, ठीक है। तो ये सब देख के हटा दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा गलत, ये हट जाता है, ये भी हट जाता है। उसके बाद इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का क्या हो, संचार हो, तो ये नेगेटिव है। तो हमारा 3 ऑप्शन हट गया था, राइट आंसर क्या हो गया, तो 1 नंबर, ठीक है। तो ऐसे ही आपको नेगेटिव पॉइंट्स को पकड़ना है, ठीक है, और आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो 1 नंबर। चलिए, बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग शिक्षक का क्या रोल होता है, वही यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अधिनायकीय, ठीक है। दूसरा दिया है अनुमति परक। तीसरा दिया है सुविधादाता। और चौथा दिया है सत्तावादी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताइए। ये आप लोग बीएड या बीटी किए हैं तो उस टाइम आप लोग काफी इसके बारे में सुने ही होंगे। चलिए, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक का क्या रोल होना चाहिए एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, यही आपको आंसर करना है। तो देखिए, आप लोग पढ़े थे ना टीचर एज ए फैसिलेटर, ठीक है, पढ़े थे ना फैसिलेटर, ठीक है। तो यानी कि शिक्षक क्या हो, तो सुविधादाता हो, सुगम करता हो, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 नंबर। चलिए, बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर हमारा होता है 3 नंबर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में, ठीक है, अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम का,
ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक जो भी अनुसंधान हुआ है तो वो क्या बताता है कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की जो अपेक्षाएं होती हैं, तो विद्यार्थियों के अधिगम का एकमात्र निर्धारक होती हैं। ठीक है। अधिगम के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए। तीसरा दिया है पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, और चौथा दिया है पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। तो देखिए कोई भी ऑप्शन आप देख रहे हैं ना कि सबको क्या है कि एक कुछ की पॉइंट्स पकड़ के ही आप डायरेक्टली आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कैसे होगा, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एकमात्र। ठीक है, इसको देख के ही हटा देना है। उसके बाद है संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, मतलब यहाँ पे संबंध ही नहीं है, यहाँ पे है। ठीक है, तो ये भी हट गया हमारा। कोई प्रभाव नहीं छोड़ता, ऐसा थोड़ी है कि शिक्षिका का जो कोई प्रभाव नहीं छोड़ेगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या होता है, तो 4 नंबर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी कि स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, समावेशन और अनुकूलन के रूप में, दूसरा सामीकरण और संशोधन के रूप में, तीसरा समावेशन और समायोजन के रूप में, और चौथा समायोजन और अनुकूलन के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा, तो आप लोग बताइए जल्दी से। देखिए इसके रिगार्डिंग अगर हम लोग समझें, पियाजे में पियाजे ने जो बताया था एकोमोडेशन और एसिमिलेशन बताया था। ठीक है, आप सभी को ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, एसिमिलेशन। ठीक है, और एक क्या होता है, एकोमोडेशन। ठीक है, तो एकोमोडेशन को कहते हैं समायोजन और एसिमिलेशन को कहते हैं समावेशन। ठीक है, अब देखिए जब किसी चीज में सुधार की बात होगी तो ये हो जाएगा तो एकोमोडेशन है समायोजन, और जब किसी चीज में ऐड करना होगा, कोई नया नॉलेज ऐड करना होगा, तो वो हो जाता है हमारा समावेशन। ठीक है, जैसे कि सोचिए कि सफेद बिल्ली किसी बच्चे ने देखा। ठीक है, क्या देखा, तो सफेद बिल्ली देखता है, उसके बाद वो काला बिल्ली देखता है। ठीक है, बिल्ली वो काली दिखता है। तो सफेद से काला जो वो केवल कलर को ऐड किया, क्या ऐड किया, तो कलर को। तो ये जो ऐड किया ये हो गया हमारा समावेशन यानी कि एसिमिलेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर वो बिल्ली के बाद डायरेक्टली कुत्ता देख लेता है, पहले वो बिल्ली का नॉलेज था, उसके अंदर स्कीमा था, वो कुत्ता देख लेता है, तो वहां पे उसका नॉलेज कोई काम नहीं आता है। अब क्या करेगा, उसको पुराने नॉलेज में उसको सुधार करना पड़ेगा, और वो क्या हो जाएगा हमारा एकोमोडेशन। ठीक है, यानी कि समायोजन। तो यहाँ पे बात क्या क्या हो गया, समावेशन का और समायोजन का। तो ये जो दो प्रक्रियाएं हैं यहाँ पे क्या है, तो समावेशन और समायोजन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर 3 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में, ठीक है, ये क्या है, तो प्रगतिशील कक्षा है, इसकी व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो, ठीक है, जो क्या है, तो नियामक है। ठीक है, नियामक को कहते हैं रेस्ट्रिक्टिव, क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्टिव। ठीक है, नियामक है। दूसरा समावेशन को हतोत्साहित करता है। तीसरा आवृत्ति को बढ़ाता है, आवृत्ति हो गया मतलब बार बार रिपीटेड, वो क्या हो रहा है, रिपीट होता है, रिपीटिशन को बढ़ाता है। ठीक है, चौथा दिया है खोज को प्रोत्साहन देता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए जल्दी से। मतलब किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो क्या हो। चलिए पहला अगर देखें रेस्ट्रिक्टिव है तो ऐसा तो होगा नहीं। समावेशन को हतोत्साहित करता है तो ये भी खत्म हो गया। आवृत्ति को बढ़ाता है तो बार बार क्या बोले, बार बार किसी चीज को रिपीट करना, अभ्यास करना, वो क्या होता है, निगेटिव होता है, इसको भी हटाएंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या होता है, तो 4 नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत जो है सुझाता है कि, हावर्ड गार्डनर जो बहुबुद्धि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दिया था, ठीक है, तो इसके बारे में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टोटल 8 थ्योरी है, लेकिन अभी तक जो है 9 थ्योरी आ चुका है इनके बारे में। ठीक है, तो हावर्ड गार्डनर जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दिया था, इसको आप लोग जाके देख लीजिएगा, हमने जो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी डाला हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या कहता है कि बहुबुद्धि केवल
आईक्यू परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। दूसरा, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। ठीक है। तीसरा, क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। चौथा है, हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो। ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए लिखा है ना 8 विभिन्न तरीके। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8 है। आपसे पूछा जाए कितनी थ्योरी है तो आप 8 ही बताएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको 8 ही बताना है। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या राइट आंसर होगा। तो फर्स्ट का अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, केवल, इसको हटा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखें भाग्य की बात करता है तो ये भी हटा दीजिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ कहता है कि 8 विभिन्न तरीकों से पढ़ाया जाए। ठीक है। 8 अलग अलग तरीकों से पढ़ाया जाता है, ऐसा संभव नहीं है हमेशा। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या होता है, सेकंड नंबर, यानी शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक वैकल्पिक क्या हो गया कि और भी तरीकों से, और भी विधियों से पढ़ाया जाना चाहिए। पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों के एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये सेशन अगर अच्छा लगा तो इसमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, अच्छे टॉपिक के साथ। खुश रहिए। जय हिंद।